हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक ख़त्म हो गया था। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग कुछ कैलकुलेटिव टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 6 स्पेक्ट्रल सीरीज प्राप्त हुए थे स्पेक्ट्रल लाइंस का, उन स्पेक्ट्रल लाइंस का हम लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करें, या तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, यह 4 टर्म्स को हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा एनर्जी को, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ किसका, स्पेक्ट्रल लाइंस का, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ किसका, तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पेक्ट्रम वाले का ही स्पेक्ट्रल लाइंस का इसमें बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ही पढ़ रहे हैं जब तक कैलकुलेशन खत्म ना हो जाए। तो यह है पहला कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, के स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है सो ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर ये आप लोगों को याद होगा तो हम लोग जो है सो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन में पढ़े थे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एनर्जी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसी का हम लोग प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस की एनर्जी को। तो उस समय जो हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, तो उस समय हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हुए थे E = 21.79। अच्छा, इसके पहले एक टर्म जोड़ देते हैं जो था फॉर्मूला में, Z²/NS, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। इसी को अगर हम लोग दूसरे यूनिट में लिखते हैं, अगर यूनिट चेंज कर दिया जाए, जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दे, तो यह बराबर होता है किसके, Z²/N² इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, यह होता था। और एक यूनिट में इसको हम लोग लिखे हुए थे, कितना, और एक यूनिट में क्या लिखे हुए कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने पर यह एनर्जी बराबर हो जाता था 13.6 के Z²/N² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से यह सब जो है सो क्या है, एनर्जी का है, अलग अलग यूनिट में वैल्यू है, अलग अलग यूनिट में जो है सो सब एनर्जी का ही टर्म है। यह हम लोगों ने देखा हुआ था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट एप्लीकेशन में। इसी का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल के सीरीज का में स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में माने हुए थे कि ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट को N1 से इंडिकेट करते हैं और एक्साइटेड वाले स्टेट वाले ऑर्बिट को किससे इंडिकेट करते थे, N2 से इंडिकेट करते थे। चूंकि हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो स्पेक्ट्रम कब बनता है, या तो स्पेक्ट्रल लाइन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से पुनः कहाँ पर आएगा, ग्राउंड स्टेट में, और तब रेडिएशन निकलता है, उसी कारण स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। यानी कि इसमें हम लोगों को 2 ऑर्बिटल्स का जरूरत होगा, एक ग्राउंड स्टेट और एक दूसरा एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट प्रीवियस वीडियो में N1 से इंडिकेट किए थे, उसी का प्रयोग करेंगे। एक्साइटेड स्टेट प्रीवियस वीडियो में N2 से इंडिकेट किए थे, उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो क्या N का टर्म है क्या, हाँ N का टर्म है, N² है, लेकिन N यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। Z क्या इंडिकेट कर रहा है, एटम नंबर को, एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है कि वह कौन सा आइटम है जिसका एनर्जी हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि जैसे ही मैंने बात किया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि यह मेरा जो है न्यूक्लियस है, या फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकेंड ऑर्बिट है,
और यह थर्ड ऑर्बिट है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिट को क्या माने हुए हैं, n1, इसका ऑर्बिट को क्या माने हुए हैं, n1 माने हुए हैं। ओके, तो ऑर्बिट हो गया क्या, n1 हो गया। उसी तरह यह हो गया एक्साइटेड स्टेट। सपोज कि यह इलेक्ट्रॉन जंप करके गया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पर गया, थर्ड ऑर्बिट, तो इसके लिए एक्साइटेड स्टेट यह हो गया। इस ऑर्बिट को हम माने हुए n2, इस ऑर्बिट को माने हुए क्या, n2, इस ऑर्बिट को n2, एक्साइटेड स्टेट n2, ग्राउंड स्टेट n1। अब एनर्जी भी तो मानना पड़ेगा कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना था, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना था। तो ग्राउंड स्टेट में इसके एनर्जी को मान लेते हैं E1, क्या मान लेते हैं, E1, और एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मान लेते हैं E2, क्या मान लेते हैं, E2। तो हम लोग ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, किस एनर्जी को ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला सीख चुके हैं। हम लोग E2 और E1 यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रहे, फोर्थ ऑर्बिट में रहे चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में, इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट आएगा, जब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर आएगा, ग्राउंड स्टेट में, तो इस समय क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। इस समय क्या करेगा, तो एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो कितना एनर्जी लॉस करेगा, कितना एनर्जी लॉस करेगा, तो जितना एनर्जी गेन किया था, जितना एनर्जी गेन किया था ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए, उतना ही एनर्जी लॉस करेगा। तो इसी एनर्जी को हम लोग ज्ञात करते हैं किसमें, एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो हम लोग जानते हैं कि हायर ऑर्बिट वाले एनर्जी मान है E2 जो कि ज़्यादा होता है, और लोअर ऑर्बिट वाले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1 जो कि कम होता है। तो ज़्यादा से अगर कम को घटा दे, E2 है ज़्यादा एनर्जी, E1 है कितना, कम एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी निकाल दो कि पहले इस ऑर्बिट का जितना एनर्जी था उसमें बढ़ोतरी हुआ, जिसके कारण चला गया E2 में। तो E2 का एनर्जी ज़्यादा हो गया और E1 का कम। तो E1 से कितना ज़्यादा हुआ, तो E2 को घटा देंगे E1 से, तो निकल जाएगा चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E। डेल्टा मतलब क्या, चेंज को दर्शा रहा है, परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो चेंज इन एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। अब हम लोग देखो E1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, E2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम लोग E1 के लिए लिख लो, E1 के लिए लिखो, तो E1 का कितना वैल्यू हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर इस टर्म में निकालना चाहते हैं या तो इस टर्म में निकालना चाहते हैं या तो इस टर्म में, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अगर E1 अगर जूल में हम लोग निकालना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, Z² बाय N1² हो जाएगा। यह ध्यान रखना, N1² क्यों होगा, N1² क्यों होगा, तो N1² क्यों होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं E1 का, E1 कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, इसीलिए क्या हो जाएगा N1²। उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा, 21.79 इंटू 10⁻, कितना तो -19, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जूल, कितना, जूल। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि जब हम लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखा हुआ था तो एक नेगेटिव साइन दिए हुए थे, वह इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लॉस को। वह किसको इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी के लॉस को इंडिकेट कर रहा है। तो यह नेगेटिव चार्ज रहेगा, सभी फॉर्मूला में यह नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यह नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रहेगा, यह नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रहेगा, कुछ इस तरह से। अब यह हो गया E1 का फॉर्मूला। अब E2 का लिखो, E2 बराबर, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा, N1 के जगह पर N2 हो जाएगा। अब Z में Z1 क्यों नहीं लिखे, Z2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एटम तो एक ही ना है, एटम में परिवर्तन नहीं हो रहा और एटॉमिक नंबर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, इसीलिए Z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। -Z² बाय N2² इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। अब यह E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, दोनों को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में दोनों को क्या करने पर, पुट करने पर। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट करने पर क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। पुट करने पर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग। तो E2 बराबर पुट करो, E2 बराबर क्या था, Z², अच्छा माइनस भी तो देना है, -Z² बाय N2² इंटू 21.79 इंटू 10⁻, कितना तो -19 जूल, माइनस E1 के लिए पुट करो। तो E1 के लिए फिर से -Z² बाय N1² इंटू 21.79
इंटू 10 का पावर -19 जूल। यही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कर दो प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया। अब प्लस वाला इधर ले आओ, माइनस वाला उधर ले जाओ। ओके, ले जाओ तो क्या हो जाएगा कि Z² बाय N1² इंटू 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला हम लोग उधर ले गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो रहने दो प्लस, साथ में फिर माइनस को कैसे आएगा हम लोग बताते हैं। इसको इधर ले आए तो फिर माइनस ब्रैकेट में रहेगा, फिर Z² बाय क्या है N2² इंटू 21.79 इंटू 10 का पावर -19 जूल, -19 जूल। कुछ इस तरह से हो गया। अब इस तरह से होने के बाद देखो तो प्लस या माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। इस तरह से हो गया। अब इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन क्या निकल सकता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ N1 डिफरेंट है और सिर्फ क्या है N2 डिफरेंट, बाकी तो सब सेम है। तो सब सेम है, सब सेम है, और यह किसके बराबर है, तो यह जो है सो बराबर था किसके, डेल्टा ई के। यह भी किसके बराबर है, डेल्टा ई के, चेंज इन एनर्जी के। अब कॉमन निकालने पर क्या प्राप्त होता है, सो देख लेते हैं। कॉमन निकालने पर हम लोग को प्राप्त होगा डेल्टा ई बराबर जो है सो कितना, तो 21.79 इंटू 10⁻⁻19 यह, और ब्रैकेट में 1/N1² माइनस 1/N2² और यहाँ पर Z² और यूनिट जूल, यूनिट क्या है, जूल है। इस तरह से तो यह प्राप्त हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे कि चेंज इन एनर्जी जितना हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यह रहा फॉर्मूला, किसका किसका फॉर्मूला रहा, तो एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जो है सो क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी के बाद कि एनर्जी के बाद जो है सो किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी के बाद जो है सो फ्रीक्वेंसी को किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो इसको जो है सो मिटाते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एनर्जी का जो है सो यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं कि E बराबर कितना हो जाएगा 21.79, उसके बाद इंटू 10⁻⁻19, फिर 1/N1² माइनस 1/N2² Z² और यूनिट जूल, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और दूसरा यूनिट में अगर लिखना चाहते हैं तो अर्ग में, तो E बराबर 21.79 इंटू 10 का पावर -12 1/N1² बाय 1/N2² Z² यहाँ पर हो जाएगा अर्ग, इस तरह से। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो E/13.6, उसके बाद 1/N1² माइनस 1/N2², थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर Z² और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यह हो गया एनर्जी के लिए। उसके बाद दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। किस तरह से फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जो इंडिकेट करते हैं हम लोग इस तरह से, भी लिख के थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसको खींच देते हैं फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब कोई रेडिएशन पर सेकेंड जितना दूरी तय करता है, अगर कोई रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है तो पर सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसी को फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। या फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, न्यू इज इक्वल टू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू इज इक्वल टू होता है 3.2906 इंटू 10⁻15, 10⁻ क्या हो जाएगा 15, उसके बाद क्या, तो 1/N1² बाय 1/N2², फिर यहाँ पर सेकेंड, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है।
और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को पर सेकेंड में हर्ट्ज भी लिखते हैं, यूनिट उसको क्या भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के फ्रीक्वेंसी को इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू 3.2906 इंटू 10 के पावर 15 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेकेंड या तो हर्ट्ज। n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, n2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के बाद जो है सो इसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका वेवलेंथ या तो वेव नंबर बोलते हैं, एक टर्म है वेवलेंथ या तो वेव नंबर, तीसरा है वेवलेंथ या तो वेव नंबर। यहाँ पर वेव नंबर लिख रहे हैं, वेव नंबर को इंडिकेट करते हैं, भी लिखते हैं और भी के ऊपर यह जो इसको बार बोलते हैं, जो डैश दिए इसको क्या बोलते हैं, बार। तो भी बार के से इसको इंडिकेट करते हैं। यह वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पर यूनिट लेंथ में, प्रत्येक इकाई वाले लेंथ में कितना वेवलेंथ किसी भी रेडिएशन का होता है उसी को वेव नंबर कहते हैं। और यह वेव नंबर जो है सो वेवलेंथ का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। उल्टा कहने मतलब इस तरह से वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि अगर हमको वेव नंबर पता चल जाए तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको वेवलेंथ पता चल जाए, लैम्डा पता चल जाए तो वेव नंबर इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह जो वेव नंबर बराबर होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यह बराबर होता है, यह एक कांस्टेंट है, कौन सा टर्म है, कांस्टेंट कौन सा है, तो इसको बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, यह रीडबर्ग कांस्टेंट है। यह बराबर कितना का होता है, 109,677 पर सेंटीमीटर। और भी लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। या तो इसको मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 10⁷ पर मीटर, रीडबर्ग कांस्टेंट है यह। उसके बाद 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर सेंटीमीटर। जिस वैल्यू को प्रयोग करोगे उसके अनुसार यहाँ पर यूनिट लगेगा। अगर इस वैल्यू को प्रयोग करोगे पर सेंटीमीटर, या तो इस वैल्यू को भी प्रयोग करोगे पर सेंटीमीटर, इस वैल्यू को प्रयोग करोगे तो पर मीटर। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर। और हम लोग जानते हैं कि वेव नंबर बराबर होता है किसके, 1/λ के। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, और वेव नंबर इज इक्वल टू इतना। यानी कि हम लोग एक फॉर्मूला से दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, वेव नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं और लैम्डा को भी इजीली से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्राप्त हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स में, उसका स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर, वेवलेंथ या तो एनर्जी या तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे क्या है वह। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि वह क्या है। वह है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का आयनाइजेशन एनर्जी कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस एनर्जी का मतलब समझते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो ध्यान से समझोगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जब जैसे कि हाइड्रोजन समझते हैं, एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बना लेते हैं, या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, या फर्स्ट ऑर्बिट है, या सेकेंड ऑर्बिट है। इसी तरह से और भी ऑर्बिट बना सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में, इस तरह से। तो अगर हाइड्रोजन एटम से इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, जब इसको हम लोग ज़्यादा एनर्जी देंगे, यानी कि यह एक्साइटेड स्टेट कब जाएगा, जब ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो ज़्यादा एनर्जी कैसे देंगे, तो बाहर से देंगे। कैसे दे सकते हैं, गर्म करके दे सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में हम लोग इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जब हम लोग बाहर से एनर्जी जो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन वह जो है सो अपना ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए, कहने का मतलब जितना ऊर्जा हम लोग को ज़रूरत होगा किसी भी एटम के बाहरी वाले सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
जितना ऊर्जा के आवश्यकता होगी हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए फ्रॉम द आउटसाइड सेल या द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, ताकि वह कन्वर्ट हो सके एक पॉजिटिव वाले आयन में, सो एज टू कन्वर्ट टू पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा हम लोग को बाहर से रिक्वायर होगा, इसको देना पड़ेगा, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिफाइन में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना ऊर्जा आवश्यकता होगी, कहाँ से, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम so as to convert it, so as to, अच्छा, ऑफ एन कौन सा एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ठो आइसोलेटेड, और यह गैसियस अवस्था में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे। काहे ले निकालेंगे, तो सो एज टू कन्वर्ट इट इंटू ए पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज, और वह एनर्जी कहलाता है, क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को फिर से समझते हैं कि यह हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है या फर्स्ट ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह फर्स्ट ही ऑर्बिट में होगा, तो यही ऑर्बिट इसके लिए आखिरी ऑर्बिट होगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर उसके लिए तो आखिरी ऑर्बिट होगा। तो बाहर से जितना ऊर्जा हम लोग को देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर पहले था, जिस ऑर्बिट में पहले था, यह ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, यानी N1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट ही ऑर्बिट में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो N1 बराबर 1 हो जाएगा। N2 कितना होगा, तो चूंकि हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल दे रहे हैं, तो बाहर कहाँ निकाल दिए, तो बाहर इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी में है, बोलते हैं कि बाहर इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है कहाँ पर है, तो इन्फिनिटी में है। तो N2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। N1 कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए। और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें पुट कर दो। अब उसमें पुट करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। तो एनर्जी बराबर पढ़ चुके हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा कि E बराबर 21.79 इंटू 10 का पावर -19 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर फिर Z स्क्वायर फिर जूल, यही ना पढ़े थे हम लोग। अब N1 N2 पुट कर दो, तो N1 हम लोग जो है सो हाइड्रोजन एटम के लिए कितना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। Z हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और जूल। अब यहाँ पर देखोगे कि 21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 1 - 1/8 ही 0 और 1 इंटू 1 जूल। यह तो टोटल खत्म हो गया, बचा कितना, सिर्फ 21 अच्छा जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो बचे कितना 21.79 इंटू 10 का पावर -19 जूल। कुछ इस तरह से बचेगा, कुछ इस तरह से बचेगा। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि हम लोग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब एक एटम, और हम लोग को एक एटम का एनर्जी ज्ञात नहीं कर सकते, एक एटम को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है एक एटम को सेपरेट करना। तो उसको हम लोग जो है सो पर मोल निकालते हैं, एक मोल में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, एक मोल में। अब यह मोल कितना होता है, तो यह मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। इतना नंबर होता है, मोल क्या एक संख्या है जो कि इतना के बराबर होता है। तो एक एटम का निकाले एनर्जी तो प्राप्त हुआ 21.79 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा,
1 मोल हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा। तो E फॉर किसके लिए, H के लिए कितना हो जाएगा, तो एक एटम के लिए इतना, तो इतना सारा एटम के लिए यानी 1 मोल मतलब कितना, इतना एटम, तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो 21.79 इंटू 10 का पावर -19 इंटू फिर से क्या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और क्या था, जूल था। अब इसको दोनों की इंटू करेंगे तो 21.79 इंटू 6.022 पावर को साथ में कर दो तो 10 का पावर 23 है और फिर क्या है 19 में 23 को घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। 10 का पावर कितना बचेगा, 10 का पावर बचेगा 4 इतना जूल। और जब इंटू करोगे ना तो यह प्राप्त होगा 1312 जूल, किलो जूल के आसपास, मतलब 1312 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल के। और 10 का पावर 3 को हम लोग किलो बोल सकते हैं, 1 किलो बोल सकते हैं। तो यह हो जाएगा कितना, 1312 किलो जूल। यह हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी है। या किसका आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के। एग्जाम में यह पूछा जाता है व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, तो 1312 किलो जूल के बराबर होता है। अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स का, तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स का अगर हम लोग डायरेक्टली आयनाइजेशन फॉर्मूला लिखना चाहें, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वह बराबर हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला E = Z² इंटू 21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, कुछ इस तरह से। अब एक चीज़ ध्यान दोगे सर, यहाँ पर जो है 1/N1 या तो 1/N2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन जैसे एटम्स का बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जैसा रहे चाहे हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन रहना अनिवार्य है, क्योंकि बोर्स जो है सो एक ही इलेक्ट्रॉन वाला एटम को समझाने में ही समर्थ रहा, बाकी किसी भी एटम का समझाने में समर्थ नहीं रहा। इसीलिए जो है सो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज ही N1 1 पुट होगा और ऑलवेज N2 क्या पुट होगा, इन्फिनिटी पुट होगा। इसीलिए तो जनरल फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम लोग बोले कि लिथियम डबल प्लस का ज्ञात करो, लिथियम डबल प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्ञात करो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो बस क्या करना है आप लोग को, जेड बराबर पुट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर इंटू 21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब इसको जो है सो 3 3 9 इंटू 21.79 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, यह जो है सो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक एटम का, हम लोग एक एटम ऑफ लिथियम का बात कर रहे हैं। अगर फिर से 1 मोल का बोल दिए कि कैलकुलेट 1 मोल ऑफ लिथियम, 1 मोल ऑफ लिथियम डबल प्लस एटम का ज्ञात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो किसी भी एटम का अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Z² इंटू 1312 जूल, किलो जूल, 1312 किलो जूल। यह कब, यह फॉर्मूला कब लगाओगे, जब 1 मोल के केस में ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। और यह फॉर्मूला कब लगाएगा, जब सिंगल यानी एक एटम के आयनाइजेशन एनर्जी को ज्ञात करना पड़ेगा तब। खैर हमेशा जो है सो हमने बताया कि एक एटम को सेपरेट करना आसान नहीं है, तो हमेशा 1 मोल में पूछा जाता है। तो इस 1 मोल में प्रयोग करोगे तो फिर से प्रयोग करो, फिर वही फॉर्मूला लगेगा कि 1 मोल ऑफ लिथियम एटम का जो है सो ज्ञात करें। तो बशर्ते यहाँ पर जेड बराबर कितना, फिर से 9 इंटू 1312 किलो जूल, इस तरह से हो जाएगा। तो इतना वैल्यू जितना भी आएगा यह जूल किसका हो जाएगा, 1 मोल ऑफ लिथियम एटम का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रल लाइंस का हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेवलेंथ और वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है सो अगले क्लास में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में का लिमिटेशंस देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ों के बारे में जो है सो नील्स बोर अभी भी समझाने में और बताने में असमर्थ रहा। फिर उसके बाद हम लोग जितने भी हम लोग ने लिखा हुआ है फॉर्मूला उससे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है।